ईरान में जो हो रहा है वो अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहा। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या 2000 के पार जा चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस इस मामले में आमने सामने आ गई हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ डिप्लोमैटिक बयानबाजी नहीं है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी प्रदर्शनकारियों को सीधा संदेश दिया है, लगे रहो, मदद आ रही है। उन्होंने तो लोगों से सरकारी इमारतों और बैंकों पर कब्जा करने तक के लिए कह दिया है। ये तो सीधे सीधे तख्ता पलट के लिए उकसाना हुआ। और दूसरी तरफ से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी के नतीजे तबाह करने वाले होंगे। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या ईरान, अमेरिका और रूस के बीच एक नया अखाड़ा बनने जा रहा है? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के इन भड़काऊ बयानों के पीछे की हकीकत क्या है, अमेरिका के पास असल में क्या रास्ते हैं, और रूस इस मामले को लेकर इतना परेशान क्यों है। चलिए इसकी तह में चलते हैं। सबसे पहले ट्रंप के उस संदेश की बात करते हैं जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा, विरोध करते रहो, मदद रास्ते में है। ये कोई छुपा हुआ संदेश जैसा नहीं है, ये तो एक खुला ऐलान है। ये एक असाधारण कदम है, ऐसा बहुत कम होता है। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का खुले तौर पर दूसरे देश के लोगों को अपनी ही सरकार गिराने के लिए कहना, संस्थानों पर कब्जा करने के लिए उकसाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इसे मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी MIGA का नारा देकर और भी साफ कर दिया। ये सीधे तौर पर सत्ता बदलने का आह्वान है। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये तो उनके अपने नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ही नकल है। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि जैसे मैंने अमेरिका को बदला वैसे ही तुम ईरान को बदलो। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कोई राजनीतिक क्रांति के इरादे से तो शुरू नहीं हुआ था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये प्रदर्शन पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर थे। बढ़ती बेरोजगारी, ईरान की मुद्रा जो लगातार गिर रही थी, महंगाई, लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर सड़कों पर थे। लेकिन धीरे धीरे इन प्रदर्शनों का चेहरा बदल गया। आर्थिक नारों की जगह तानाशाह को मौत दो जैसे शासन विरोधी नारों ने ले ली। और हमने वो तस्वीरें भी देखी जो शायद इस विरोध का प्रतीक बन गई। खासकर वो वीडियो जिसमें एक लड़की सिगरेट से ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर जला रही थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये सत्ता को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। और जब चुनौती इतनी सीधी हो तो ईरानी सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होनी थी। उन्होंने फौरन इसे एक विदेशी साजिश करार दिया और इल्जाम सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल पर लगाया। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को असली कातिल तक कह दिया। ये तो एक जानी पहचानी रणनीति है। जब अपने ही लोग सवाल उठाएं तो कह दो कि ये बाहरी ताकतों के एजेंट हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के लोग इस कहानी पर यकीन कर रहे हैं? जब घर में खाने को रोटी ना हो तो विदेशी साजिश का तर्क कब तक काम करता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस कहानी का इस्तेमाल दो वजहों से कर रही है। पहला, प्रदर्शनकारियों पर हो रहे क्रूर क्रैकडाउन को सही ठहराने के लिए। उनका तर्क सीधा है, ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि अमेरिका के एजेंट हैं और देश की सुरक्षा के लिए इन्हें कुचलना जरूरी है। और दूसरा, इस बहाने वो उन नरमपंथियों को भी किनारे लगा रहे हैं जो शायद प्रदर्शनकारियों से हमदर्दी रखते हों। उन्हें देशद्रोही बताकर चुप करा दिया जाता है। तो ईरानी सरकार इसे एक बाहरी हमला बता रही है जो ट्रंप के मदद रास्ते में है वाले बयान को और भी हवा देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मदद का मतलब क्या है? क्या अमेरिका सच में ईरान में सेना भेजने की हालत में है? और यहीं पर आके ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये क्लासिक मामला है जहां शब्दों की लड़ाई असलियत से बहुत अलग है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ईरान में क्रांति का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अमेरिकी सेना के हाथ लगभग बंधे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर ट्रंप कुछ कर नहीं सकते तो वो ऐसा कहे क्यों रहे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले सैन्य विकल्प की बात करते हैं। क्या अमेरिका जब चाहे ईरान पर हवाई हमले कर सकता है? सुनने में आसान लगता है पर असल में ये बहुत मुश्किल है। किसी भी बड़े हमले के लिए आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ज़रूरत होती है। इसे एक तैरता हुआ मिलिट्री बेस समझिए जिसमें लड़ाकू जहाज़, विध्वंसक और हज़ारों सैनिक होते हैं। फिलहाल ईरान के इतने करीब अमेरिका का कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है। उसे वहां तक लाने में कई हफ्ते लगेंगे और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या करने वाला है। मतलब सरप्राइज अटैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अचानक हमला संभव नहीं है,
लेकिन अमेरिका के तो उस इलाके में पहले से ही कई सैन्य अड्डे हैं, जैसे कतर और बहरीन में। उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? ये दूसरा बड़ा रोड़ा है। उन अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को उन देशों की इजाजत लेनी होगी। और वो देश क्यों राजी होंगे? सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कागज पर तो अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन उनकी खरबों डॉलर की तेल रिफाइनरियां और उनके आलीशान शहर ईरान की मिसाइलों की सीधी रेंज में हैं। वे अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर एक ऐसी लड़ाई में नहीं कूदना चाहेंगे जो अमेरिका शुरू कर रहा है। और मान लीजिए कि वो देश मान भी जाएं, तो भी ईरान कोई छोटा मोटे देश तो है नहीं कि उस पर आसानी से काबू पा लिया जाए। उसकी अपनी भी तो कुछ सैन्य ताकत होगी। बिल्कुल। और ये तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू है। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, बहुत असरदार ड्रोन हैं और एक अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम भी है। उनकी कई मिसाइलें पहाड़ों के नीचे बंकरों में छिपी हैं, जिन्हें कुछ हवाई हमलों से तबाह करना नामुमकिन है। और इन सब से बढ़कर एक और खतरा है। अगर अमेरिका ने बमबारी की तो वो गिरेगी कहाँ? सही सवाल पूछा आपने। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक जाल है। प्रदर्शन शहरों में हो रहे हैं। अगर अमेरिका इन शहरों पर बमबारी करता है तो वो किसे मारेगा? आम नागरिकों और प्रदर्शनकारियों को। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जिस ईरानी सरकार से लोग आज नफरत कर रहे हैं, विदेशी हमलों के बाद वही लोग शायद अपने लीडर के पीछे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका का हमला प्रदर्शनकारियों की मदद करने की बजाय पूरे आंदोलन को ही खत्म कर सकता है। तो अगर अमेरिका का सीधा हमला इतना मुश्किल और खतरनाक है, तो फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतनी कड़ी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? वो तबाही वाले नतीजों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या उन्हें कोई ऐसा खतरा दिख रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा? देखिए, मॉस्को के नजरिए से देखें तो उन्हें एक पैटर्न, एक पुराना ढर्रा नजर आता है। वो मानते हैं कि अमेरिका का एक तरीका है, पहले किसी देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करो, उन्हें हवा दो और फिर मौका देकर सैन्य दखल दे दो। उनका मानना है कि इराक, लीबिया और सीरिया में यही हुआ था। उन्हें डर है कि ईरान इस लिस्ट में अगला नाम हो सकता है, भले ही आज हालात मुश्किल लग रहे हों। तो रूस को असल में क्या नुकसान होगा अगर ईरान की मौजूदा सरकार गिर जाती है? क्या ये सिर्फ एक दोस्त या सहयोगी को खोने का डर है? ये उससे कहीं बढ़कर है। रूस के लिए इसके कई बड़े और सीधे नुकसान हैं। पहला, वो अपना एक बहुत जरूरी रणनीतिक सहयोगी खो देंगे। ईरान इस वक्त रूस के लिए बहुत अहम है। यूक्रेन की जंग के लिए ईरान रूस को हथियार, खासकर वो खतरनाक ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अगर ईरान में सत्ता बदलती है और एक पश्चिमी समर्थक सरकार आती है तो रूस की ये मिलिट्री सप्लाई लाइन तुरंत कट जाएगी। इसका सीधा असर यूक्रेन के युद्ध के मैदान पर दिखेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दोस्ती नहीं बल्कि एक अहम सैन्य साझेदारी भी है जो यूक्रेन युद्ध से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा नुकसान है मध्य पूर्व में रूस के घटते प्रभाव का। अगर ईरान अमेरिका के पाले में चला जाता है तो ये पूरे इलाके में शक्ति का संतुलन बदल देगा। ये रूस को इस अहम इलाके में और कमजोर कर देगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा। और तीसरा कारण शायद वो है जिसका असर सिर्फ रूस या अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हाँ, और वही पुतिन के तबाही वाले नतीजों का असली मतलब है, क्षेत्रीय अस्थिरता। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान टूटता है या वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा। इराक, सीरिया, लेबनान, सब जगह अस्थिरता फैल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल ले जाता है, वो रास्ता बंद हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आसमान छूना तो बहुत छोटा शब्द होगा। वैश्विक बाजार में भूचाल आ जाएगा और दुनिया भर में एक भयानक आर्थिक मंदी आ सकती है। तो जब रूस तबाही की बात करता है तो वो सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा, वो उस वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक भूचाल की बात कर रहा है जो ईरान के गिरने से आ सकता है। पुतिन सिर्फ अपने सहयोगी को नहीं बचा रहा, वो उस अराजकता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद रूस के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि ईरान एक बारूद के ढेर पर बैठा है जहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मदद के वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके हाथ सैन्य और रणनीतिक तौर पर बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ रूस है जो अपने एक अहम सहयोगी को बचाने
और उस क्षेत्रीय तबाही को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जो उसके अपने हितों को भी भारी चोट पहुंचाएगी। यह शतरंज की एक बहुत ही पेचीदा बाजी है जहां हर चाल के कई मतलब है और खतरे बहुत बड़े हैं। यह पूरी चर्चा अमेरिका और रूस के बीच ईरान को लेकर चल रही इस भू राजनीतिक खींचतान पर रही। लेकिन ये सब एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हमने इस पर बात की कि अमेरिका क्या चाहता है और रूस क्या चाहता है। लेकिन जब किसी देश के अपने लोग, खासकर युवा और महिलाएं, सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ही सरकार को चुनौती दे रहे हों, तो क्या कोई भी बाहरी ताकत ये तय कर सकती है कि उस देश का भविष्य क्या होगा? या फिर सबसे बड़ी ताकत उस देश के लोगों के हाथ में ही होती?